नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र में वैचारिक भिन्नता। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ विचारों का एक अपना महत्व है और इन विचारों में भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। समाज में और राजनीति में ऐसे विचारे आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही वैचारिक भिन्नताएं संवैधानिक संस्थाओं के बीच देखने को मिल जाए। ऐसे बहुत सारे विवाद, बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आते होंगे जिसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच वैचारिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में आप न्यायिक सक्रियता जैसे शब्द भी सुने होंगे, जिसमें ऐसा माना जाता है कि न्यायिक सक्रिय या अति सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और संसद के अधिकारों का हनन कर रही है। और ऐसे बहुत सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में कोलेजियम वाला भी एक विवाद देखने को मिला था। उसी तरह से जो हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो अभी नियुक्ति हुई थी, उसके संदर्भ में जो विवाद देखने को मिला है और जो अभी चर्चाएं चल रही है, उस संदर्भ में हमारा ये टॉपिक है, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका के बीच वैचारिक भिन्नताओं को दिखाया गया है। और इस जो भिन्नताएं हैं, इस भिन्नताओं का जो विचार विमर्श है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन दिया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में, उसकी भी चर्चा चल रही है। वैसे जो विधायिका है और न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सबके बीच तो शक्तियों का देखिए स्पष्ट बंटवारा किया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है, स्पष्ट पृथकीकरण है। कहाँ? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को बताता है। उसी तरह से परोक्ष रूप से न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कहाँ है? अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 में न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अब चूंकि भारत एक संसदीय, यहाँ पे भारत में एक संसदीय तंत्र है और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जानते होंगे कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और ये जो चीज है, ये जो संकल्पना है, यही संसद की सर्वोच्चता का प्रमाण भी है। संसद की सर्वोच्चता का प्रमाण क्या है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है एवं सभी के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भी किया हुआ है। लेकिन विशिष्ट बात यह है कि इनके बीच में बंटवारा होने के बावजूद, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर जुडिशरी हो, इनके बीच नियंत्रण और समन्वय की एक कार्य पद्धति कार्य कर रही होती है। बहुत सारे ऐसे निर्णय देखने को मिलते हैं न्यायपालिका द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के ऐसी विधि जो बनाए जाते हैं उसको कई बार विधि शून्य भी घोषित किया गया है और कई बार ऐसे निर्णय नहीं भी दिए गए हैं। इसी में अति सक्रियता और सक्रियता की स्थिति भी देखने को मिलती है। नियंत्रण और समन्वय देखिए, हर एक संस्थाओं के बीच एक शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होने के साथ साथ संवैधानिक गाइडलाइन है। उन संवैधानिक गाइडलाइन और संवैधानिक जो सीमितता हैं, सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत नियंत्रण और समन्वय की जो एक पद्धति है वो डेवलप हुई है। इसी संदर्भ में अभी जो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 का मामला है, अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, उसके संदर्भ में इसकी चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ। अब इसमें जो निर्णय था, इसमें जो जुडिशरी ने जो निर्णय दिया था, उसमें यह दिया था कि देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति तो देखिए राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, वो एक समिति के सलाह पर करते हैं। और उस समिति में कौन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्ष के नेता यदि नहीं अवेलेबल हैं या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब 10% जो वोटिंग होती है मिनिमम लाना होता है विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए, मुख्य विपक्षी होने के लिए, यदि ऐसा नहीं स्थिति हो पाता है तो जो सबसे बड़े दल के नेता हैं विपक्ष में, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरा जो होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई जो हैं, ये उस सलाहकार समिति होती है, उसमें शामिल होते हैं जो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में अपनी अनुशंसा करते हैं। और ये जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से होती है? अनुच्छेद 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। और उच्चतम न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार की है। अब जानते होंगे कि संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं शक्तियों के तहत उसे न्याय देने के लिए अनुच्छेद 142 में उत्तरदायी बनाया गया है। और यही जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या भी करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 142 से स्पष्ट ये देखने को मिलती है कि उसे संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार होने का एक दायित्व मिला हुआ है और उसकी व्याख्या करता है, उसका संरक्षक है और उसके अनुच्छेद 142 में इसके लिए उत्तरदायी बनाई गई है। इसी संदर्भ में हम एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 का जो मामला है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। इसमें क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। बुनियादी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आप जानते हैं, केशवानंद भारती के मामले जो आए थे उसके बाद ये बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। उसी आधारभूत सिद्धांत में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामला भी शामिल है जो जुडिशरी के स्वतंत्रता की व्याख्या करता है और ये बताता है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। उसी में आधारभूत ढांचे का जो भाग है और यही क्या करता है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता, जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो निष्पक्षता है वो इसी चीज से आती है। और इसी कारण था जो इंदिरा गांधी का जो केस हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। ये प्रमाण करता है कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र है। अनुच्छेद 142 में उसे इस रूप में उत्तरदायी बनाया गया है। इसी संदर्भ में आगे जो है 1994 मामले में जो 1994 का जो मामला था SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, उसमें लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की गई है। और 1994 में SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में भी लोकतंत्र को बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया था। देखिए, लोकतंत्र को बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया कहाँ? SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में। न्यायपालिका को शामिल किया गया आधारभूत ढांचे में। यह निर्णय किसमें देखने को मिला? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 और SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994, ये दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बुनियादी ढांचे सिद्धांत को लेकर के। और सबसे पहला क्या ये कहाँ से निकल कर आया था? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से। और उसे मजबूत कर रहा है न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस है उसे मजबूत कर रहा है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 और SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994, जो लोकतंत्र की मजबूती का एक प्रमाण है। और संविधान के निर्माताओं ने भी निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाने की सहमति दिया था। तभी तो एक अलग स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई, कहाँ? अनुच्छेद 324 में। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जैसे नियुक्ति हुई थी अनुच्छेद 324 के तहत, और जो हमने चर्चा किया कि जो एक कमेटी होती है वो सलाह देती है और उस सलाहकार समिति के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र है। और उसी जो डिसीजन हुआ था उसमें यह था कि इस कमेटी बनाई जाएगी और वही सलाह देगी। और ये डिसीजन कैसे दे पाई सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि उसे बुनियादी ढांचे का एक अधिकार प्राप्त है, बुनियादी ढांचे में उसे उसकी स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। उसी तरह से लोकतंत्र के संरक्षण के लिए भी आप इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला देख सकते हैं। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ मामला में बुनियादी ढांचे की जो चर्चा की गई थी और उसके तहत इसको शामिल किया गया था, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि इन तीनों चीज़ों को यदि हम मिलाकर देखें तो एक न्यायिक संयम की संकल्पना निकलकर सामने आती है। और न्यायिक संयम ये शक्तियों की पृथकीकरण के अंतर्गत ही शामिल है। मतलब कि ये जो हमारे मतभेद देखने को मिलते हैं
लेकिन उसकी जो प्रोटेक्शन विभिन्न निर्णय में देखने को मिला, उसको यदि कुल मिलाकर देखें तो ये न्यायिक संयम का पाठ है। और ये न्यायिक संयम जो है वो शक्तियों की पृथकीकरण में शामिल है। इसका मतलब ये शक्तियों के पृथकीकरण का जो संविधान में उल्लेख किया गया उसका किसी भी रूप में ये उल्लंघन नहीं करता है। इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे कि जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है, जो क्या करता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किसे मिला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद विनीत नारायण का जो मामला था 1996 में, इसमें क्या है कि एक संतुलन की बात की गई थी कि अनुच्छेद 324 जो है इस संबंध में न्यायालय ने एक संतुलन स्थापित किया और वर्ष 1996 में विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान के आधार पर परामर्श नहीं दे सकता और दूसरी ओर राज्यपाल का बिना ऐसे परामर्श के किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकते। देखिए क्या कहा गया था 1996 जो विनीत नारायण मामला है उसमें कहा गया था कि भारत संघ विनीत नारायण मामले में कहा गया था कि न्यायालय कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान के आधार पर परामर्श नहीं दे सकते। विनीत नारायण मामले में कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान के आधार पर परामर्श नहीं दे सकते। उसी तरह से राज्यपाल का बिना ऐसे परामर्श के किसी निर्वाचन आयुक्त को हटा भी नहीं सकते। निर्वाचन आयुक्त के वित्त पोषण या निर्वाचन आयोग के वित्त पोषण के मुद्दे पर न्यायालय ने इसे सरकार पर छोड़ दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सरकार से केवल यह अपील की जा सकती है कि इसके लिए एक अस्थायी सचिवालय स्थापित करे और जो ऐसा व्यय होगा स्थायी सचिवालय का या जो निर्वाचन आयोग का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित किया जाना चाहिए। भारत की संचित निधि पर वो भारित होगा किसका? निर्वाचन आयोग का व्यय। अब सवाल यह है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें वैचारिक मतभेद को लेकर के कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक संस्थाओं में टकराव हो रहा है। ये जानना होगा कि जो संस्थाएं हैं विशेषकर संवैधानिक और विधिक संस्थाएं हैं उनका गठन समूहवादिता के सिद्धांत पर हुआ था। जो भारत की समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है और इसमें समूहवादिता का सिद्धांत सर्वोपरि है। इसके आधार पर विभिन्न संस्थाएं एवं वैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया गया था। उनका उद्देश्य न केवल अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण है बल्कि ऐसी संस्थाएं अंतिम रूप से सर्वाधिक वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रत्युत्तरदायी। जो भी संस्थाएं बनाई गई है वो तो देखिए जो गांधी जी का एक संकल्पना था अंतिम व्यक्ति तक कल्याण की भावना का पहुंचना, वही इन संस्थाओं के निर्माण के प्रति कार्य कर रहे थे। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जन कल्याण इन सभी संस्थाओं का एक मुख्य दायित्व है ताकि अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सके। अब हाल के वर्षों में जो संस्थाएं हैं उसमें आप जानते हैं कि व्यक्तिवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और भाई भतीजावाद भी बढ़ गया। ये चीज़ न्यायपालिका में भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है और कई जगह पे देखने को मिलता है। तो व्यक्तिवादिता तो प्रभावित हुआ है जिसके कारण कहीं ना कहीं अब देखिए सारे एक दूसरे से लिंक हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था है, व्यक्तिवादिता है, भौतिकवाद है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है कि संस्थाओं के बीच कई सारे मतभेद उत्पन्न हुए हैं। उसी में कॉलेजियम की व्यवस्था पे कॉलेजियम को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब कारण यह है कि जो बाजार जो है उपभोक्तावाद पर आधारित होता है और किसी भी उपभोक्ता के लिए उसका व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है। और ऐसे ही जो व्यक्तिवादिता आ जाती है तो ऐसे ही व्यक्तिवादिता के कारण अधिकार और शक्तियों के प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो उसमें कमी आ जाती है और ऐसे ही जो वैचारिक मतभेद हैं उसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। एक ज्वलंत लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे ही मतभेद से आम सहमति बनाने वाला परिवेश भी निर्मित होता है। परंतु कई बार यह जो मतभेद है आम सहमति के लिए सबसे गंभीर चुनौती भी बन जाता है। इसलिए सभी संस्थाओं को लोकतंत्र में जो निहित नैतिक मूल्य है
और जो नैतिक मानक है, गांधी जी भी ऐसी नैतिकता की बात किए हैं। लोकतंत्र में नैतिकता, राजनीति में नैतिकता, और जो हमारा जो सेकेंड ARC है उसमें भी एथिक्स का एक पोर्शन जिसमें शासन में नैतिकता शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं उसका संदर्भ इन चीज़ों से है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नैतिक मूल्य हैं संस्थाओं में और लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोगों की आस्था को बढ़ाने के लिए संस्थाओं को संवेदनशील होना चाहिए और नैतिक मानकों पर आधारित होना चाहिए। उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम सहमति बनी रहे और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जिसमें कि उनके बीच कोई टकराव उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि लोकतंत्र में जो उसकी नैतिकता है वो दुष्प्रभावित हो जाएगा और लोगों का लोकतंत्र से विश्वास कम जाएगा। हमारा कंक्लूजन इस रूप में है कि आप बहुत सारे जो विवाद को लेकर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और आप हमारी अपनी जो समझ होती है उसमें, चाहे कोलिजियम व्यवस्था को लेकर के हो जाए या न्यायिक सक्रियता को लेकर के हो जाए, उनमें इन प्रावधानों को हम शामिल कर सकते हैं और जो जुडिशरी का जो डिसीजन आया है समय समय पे उसको हम कोट कर सकते हैं। जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है पृथकीकरण के, संस्थाओं के बीच में स्पष्ट पृथकीकरण किया गया, उसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 50 हो गया, अनुच्छेद 121-22 हो गया, इसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे अब मान लिया अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का जो मामला था 2023, ये मुख्य निर्वाचन आयोग को लेकर के जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे यदि हम इसमें इसे शामिल करते हैं तो एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए आंसर राइटिंग का वो हो सकता है। इसके अलावा एल चंद्र कुमार बनाम